आज की तमाम टिप्स आपके डेली रूटीन के कामों को आसान बनाएंगी और साथ साथ आपकी टाइम की सेविंग भी होगी और पैसों की भी। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टिप आपसे मिस नहीं हो जाए। वीडियो में मगन होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आज के व्लॉग का आगाज़ मैंने गांव से किया है। हम लोग निकल आए थे घर से अपने बच्चों को घुमाने के लिए भी और इनकी फूफियों से और इनके ताया से मिलने के लिए। तो गांव की सुबह भी कितनी खूबसूरत होती है। खैर यहाँ पे सुबह नहीं, दोपहर के 12 बज रहे हैं और धूप अच्छी खासी निकल आई थी। पूरा हफ्ता हमारा यही दुआ करते गुजर गया कि जुमे वाले दिन धूप निकल आए। और बच्चे यहाँ पर बड़े खुश थे, हर तरफ खेलते फिर रहे थे। इनको रोका भी नहीं, मट्टी में खेले और जैसे चाहे इन्होंने इंजॉय कर लिया। हमने नहीं रोका क्योंकि बाद में जाके इन्होंने बंद ही होना था। तो यहाँ पर सर्दी भी काफ़ी होती है शहरों की निस्बत, क्योंकि शहरों में बंद घरों में इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन गांव में घर हर तरफ से खुले हुए होते हैं। तो वहाँ के बच्चों में उतनी इम्यूनिटी होती है, शायद उनको सिक पड़ी हुई होती है कि उनके अंदर इतनी बर्दाश्त होती है कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं गांव की खूबसूरती और परिंदों की आवाज़ें, साथ में ये मुर्गियाँ और चूल्हे पे बना हुआ खाना किसको नहीं पसंद है। बस जी दोपहर के वक्त हम लोगों ने आलू वाले चावल और साग विद मक्खन, तंदूर की रोटी, मूलियाँ और लस्सी की चटनी के साथ हमने दोपहर का खाना खाया। भाई मज़ा आ गया। शहर में तो ऐसे खाने को तरस जाता है इंसान, और ख़ुद बना के ख़ुद खाने का वो मज़ा नहीं आता जो बना बनाया खाना आगे आ जाए तो जो उसका मज़ा आता है। फिर जी कोलों पे बनी हुई है, चूल्हे पे बनी हुई चाय। तो बस छोटे मोटे मैंने भी क्लिप बना लिए ताकि मैं भी कोई रील अपलोड कर सकूं। फिर मेरी नज़र पड़ी इस छन्नी के ऊपर। ये मनाने पाकिस्तान वाली छन्नियाँ होती थी पहले ज़माने में घरों में। तो बाजी से मैंने पूछा तो बाजी कहती हाँ ये हमारे घर में भी काफ़ी पुरानी है। तो मैंने कहा चले लाएं, मैं भी इसका एक क्लिप बनाती हूँ और पूछती हूँ ये अभी भी किसी के घर में मौजूद है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। जो मैं आज बनाने जा रही हूँ यानी फोल्डिंग टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी जो लास्ट वीडियो थी ना उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, जो कि मैंने फोल्डिंग टेक्निक आपके साथ शेयर की थी। इसको हम पैकिंग भी कह सकते हैं, कुछ पैकिंग आइडियाज़ भी आप इसको कह सकते हैं कि हम लोग छोटे फोल्डिंग में अपने कपड़ों को तय लगा के फोल्ड करके बैगों में पैक कर सकते हैं। अगर कम स्पेस है आपके घरों में, ये किसी पिटी सी बात हो गई है ना, कम स्पेस जो घर छोटा हो या बड़ा हो, सलीके से सिमटा हुआ होना तो खूबसूरत ही लगता है। बस अलमारियों में जगह कम हो जाती है क्योंकि बच्चे, अब मेरे जो 2 बच्चे हैं ना, इनके पास सिर्फ छोटी सी स्पेस है जिसमें इनके कपड़े रखने होते हैं। सर्दियों के कपड़े जो होते हैं ना मोटे और फैले हुए होते हैं, जो कि जगह बहुत घेरते हैं। तो कुछ ना कुछ टेक्निक करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं सो जाता है। मैं ये नहीं कि हर टाइम ऑर्गेनाइज नहीं रहती, ऐसा नहीं है, मैं सो जाता है मेरी भी अलमारियों में। लेकिन मैं हफ़्ते में 2-3 दफ़ा लाजमी सही कर लेती हूँ। ना टाइम लगे तो 15 दिन भी गुजर जाते हैं, महीना भी गुजर जाता है कि अलमारी सेट ही नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत बिजी रूटीन हो जाती है। ख़ास करके जब बच्चे घर में हों और फिर यूट्यूब का एक अलग से काम होता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। एडिटिंग होती है, अपलोड करना होता है, वॉइस ओवर होती है, फिर बच्चे भी हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। ये देखें जी स्पेस मेरे पास सिर्फ इतनी है कि जहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र बना के रखे हुए हैं। फ़िलहाल इनमें यूनिफॉर्म चले गए हैं, कुछ बच्चों के अंडरगारमेंट्स चले गए हैं, तो वो 2 ऑर्गेनाइज़र वहीं बुक हो गए। ये जो मैंने 2 न्यू बनाए थे ना, इनमें बच्चों के डेली वेयर के जो भी टॉप आ गए हैं, कुछ नए वाले एक में रख दिए हैं और जो डेली वेयर के हैं वो इस साइड में चले गए हैं। तो बस बाकी के पैंटें एक साइड पे आ गई हैं, बाकी कुछ इस साइड में, मतलब इधर और कोई ऑर्गेनाइज़र रखने की जगह नहीं है। दैट्स वाई कि जितने पूरे जिसमें जो आ जाता है ना, फिर मैं सेट कर देती हूँ। मज़ीद भी ऑर्गेनाइज़र बनाए गए क्योंकि इनका बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो फ्री में तैयार हो जाते हैं, दूसरा वीडियो भी बन जाती है, तीसरा मेरे काम भी आ जाते हैं। आप लोग बताइएगा आपको ये आइडियाज़ कैसे लगते हैं। यहाँ पर आपने बोर्ड की हालत तो देख ही रही है, जितने भी स्विच बोर्ड हैं घर के वो मैं तमाम आज साफ़ कर दूँगी। मेरे पास है नेल पॉलिश रिमूवर, इसका हमने यूज़ करना है। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप इनफ हैं एक बोर्ड को क्लीन करने के लिए। बोर्ड मेरा काफ़ी ज़्यादा मैला है, आपके सामने ही है। बस इसके तमाम स्विचेस को ऑफ कर दीजिए। कॉटन के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डालिए और हल्के हाथों से बोर्ड को क्लीन करना शुरू कर दें। आप देख ही सकते हैं मैं कितने हल्के हाथों से कर रही हूँ, एक ही दफ़ा लगाती जा रही हूँ और ये किस तरह से मैल कुचैल को साफ़ किया जा रहा है।
घर को कितना मर्जी साफ़ कर लें, दीवारों के ऊपर अच्छी हैंगिंग लटका लें, लेकिन जब तक बोर्ड साफ़ ना हो घर अच्छा नहीं लगता। तो आपके सामने ही है ये किस कदर चमक रहा है। आपको मैं बहुत ही शदीद किस्म का मैला बोर्ड है ना वो भी साफ़ करके दिखाती हूँ। हमारे घर के बिल्कुल एंड पे आखिरी दीवार के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है, बहुत कम यूज़ होता है, मतलब यहाँ से इसके ऊपर कम ही ध्यान जाता है। इसको मैं आज क्लीन करने वाली हूँ। यहाँ पर जी मैंने फिर से 2 से 3 ड्रॉप उसी कॉटन के ऊपर लगा लिए हैं और मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से, अगर बोर्ड बहुत ज़्यादा मैला है तो आप लोग इसको थोड़ा, मैं कहती हूँ, ज़ोर लगा के कर लें, लेकिन ये बड़े आसानी से चमक जाता है। बताने का मकसद सिर्फ ये है, मैल आप लोगों के सामने ही है। तो बस आप लोगों को ये टिप कैसी लगी है? बहुत सारे लोग ऐसी टिप्स को फॉलो करते भी हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता ये उनके लिए थी। यहाँ पर जी कुकिंग ऑयल के पैकेट को हम इस तरह से डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि इसके साइडों को कट करके हम इसको आटे के ऊपर लगा सकते हैं। आटे के ऊपर लगाने से जितना भी इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा हुआ होगा ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जितना भी हम नचोड़ के निकाल लें ऑयल को, अक्सर रह ही जाता है इन पैकेट के अंदर। तो इसको डिस्कार्ड इस तरह से मत कीजिए, बल्कि इसको आटे पे लगा लें। इससे रोटी बड़ी सॉफ्ट बनती है, फ्लफ़ी बनती है। तो बस इसको डिस्कार्ड करने से पहले एजेस को कट करके आटे के ऊपर लगा लें। और आपको पता तो है कुकिंग ऑयल कितना महंगा है और इनको एक एक कतरे को हम लोग इतना संभाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि पैकेट के अंदर हम लोग इतना सारा ऑयल वेस्ट कर देते हैं। अगर कोई मेहमान घर खाने पे आ रहे हैं तो मैं आटा गूंदे हुए 1 चम्मच ऑयल भी डाल देती होती हूँ आटे के अंदर। इससे रोटियाँ बड़ी मज़ेदार और नरम बनती हैं। आप लोग भी इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, मेहमान पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि रोटी इतनी नरम कैसे है। तो बस जी ये हमारी टिप नंबर 2 थी। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। एक मैजिकल टिप के साथ इन स्टोव के स्टैंड को हम क्लीन करेंगे। आप बिफोर और आफ्टर रिजल्ट पर बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने खोलता हुआ गर्म पानी डालना है। मेरे चूल्हे के सिर्फ 2 ही स्टैंड हैं। आप जितने मर्जी इसे साफ़ करें, जितने मर्जी ये मैले हों। मैंने काफ़ी दिनों के ये साफ़ नहीं किए हुए थे। मैं यही चाह रही थी कि जितने गंदे होंगे ना उतना मैं आप लोगों को सही से बता सकूँगी ये किस तरह से क्लीन करती है ये वाली रेमेडी। जितना भी हम संभल के स्टोव को यूज़ करें, लेकिन चाय या दूध कुछ भी उबल के ऊपर गिर जाता है। और ये स्टोव के जो स्टैंड है ना ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और बड़े हार्ड किस्म के ये गंदे होते हैं। इनको क्लीन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी याद करेंगे क्या हमें टिप दी है। तो यहाँ पर मैंने इनो का पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1-1.5 घंटा इसमें भीगे रहने दीजिएगा, या अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो आपके सामने ही है, तमाम मैल कुचैल उगल चुकी है। तो मैंने स्टील की कुची ली है, हल्का सा रगड़ेंगे। आप लोग इसको ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैल कुचैल तो बिल्कुल नरम हो चुकी है और एक दफ़ा ब्रश लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इतनी आसानी से ये साफ़ हो जाएगा बड़े कम टाइम में और आपकी कम मेहनत लगेगी। आपके सामने मैंने बिल्कुल हल्का सा रब किया है और किस तरह से ये साफ़ कर रहा है। बस आपने इसको सिंपल पानी से धोना है, थोड़ी देर के लिए इसको खुश्क करना है, दोबारा से अपने चूल्हों के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए बिफ़ोर और आफ्टर, पीछे वीडियो को देखें और यहाँ पर देखें ये किस तरह से चमक रहे हैं, कम मेहनत में, कम टाइम में। और इनो को हमने किस तरह से यूज़ किया है ये भी आप लोगों के सामने है। और भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि चूल्हे के जो ऊपर बर्नर होते हैं जिससे आग निकल रही होती है ना, उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं इसी टिप के ज़रिए। तो ये हमारे रिमूवेबल नहीं है। अगर आपके ये रिमूव होते हैं तो आप लोग इनको भी उतारिए, इनको भी डुबो के रखें पानी में और कुछ देर के बाद इनको आप ब्रश से साफ़ कर सकते हैं। ये जो हमारी टिप है ना ये बड़ी मज़ेदार है। ये देखें ना, जब भी हम कुछ भी छानने लगते हैं ना तो हमारी छन्नी गिरनी है। ये बड़ा अजीब लगता है, इरिटेटिंग लग रहा होता है। जब हम काम कर रहे हैं तो ये छन्नी गिरते जाए। तो क्या करना है, इसको एक चम्मच लें, यहाँ पे इसको हुक की तरह यूज़ करें तो यहाँ ये फिक्स हो जाएगा। जिस तरह मर्ज़ी आप चीज़ें छानें, ये नहीं आपका गिरेगा बॉल के अंदर। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे कैबिनेट में जगह इतनी कम होती है और स्पाइसेस जार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें और स्पेस कैसे बनाएं। ये मेरे पास जी शू बॉक्स है, ये काफ़ी मजबूत लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑर्गेनाइज़र ही बना लिया जाए, स्टैंड बन जाएगा ये हमारा और बड़ा अच्छे से चीज़ों को हम इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आप इस ऑर्गेनाइज़र को काउंटर टॉप के ऊपर रख रहे हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से डेकोर कर सकते हैं, शीट वगैरह से भी कवर किया जा सकता है। मैं इसको अलमारी के अंदर रख रही हूँ तो मैंने इसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी डेली रूटीन के कामों को बहुत ही आसान बना देती हैं। काम तो करना ही, अगर तरीका आसान मिल जाए तो क्या ही बात है।
अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।